Same level of input will give you same level of output. That means same level of efforts will give you same kinds of results as you always get. Hey friends, welcome back to my channel Learn the Unlearn. मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बारी मेरे इस चैनल पे। शुरुआत की कोटेशन का मतलब ये था, अगर बार बार हम एक ही एफर्ट्स डालते रहेंगे, एक ही तरीके से एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, तो जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो भी हमेशा की तरह आपको सेम ही मिलेगा। तो अगर कुछ पाना चाहते हो अलग, तो करना भी पड़ेगा कुछ अलग। कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को फ्रॉम स्क्रैच टू हैच। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है ये हमारी। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स है, जो भी बुक्स है, उनके ऊपर ये बेस सीरीज है। इकोनॉमिक्स के ही कंसेप्ट्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरी है। यूजफुल है सारे बच्चों के लिए। एचएससी, आईजी, कॉमेडी लेवल के एग्जाम बच्चे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, वन डे टाइप एग्जाम दे रहा है, एनवीएस को प्रिपेयर कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय को पीजीटी लेवल पे, तो उन सारे बच्चों के लिए ये एक यूजफुल टॉपिक रहेगा। टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज नन अदर देन आरबीआई, Reserve Bank of India. So let us start with our today's lecture. So I hope you all are doing well and waiting for my lecture. Let us start. Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India, chiefly known as RBI, India's central bank and regulatory body, responsible for the regulation of the national banking system, under the ownership of Minister of Finance, Government of India. Government of India का अंडर ये आता है, उसके अंदर भी MOF है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। और ये हमारे भारत का एक सेंट्रल बैंक, एक चीफ बैंक है, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसका जो भी कंट्रोल है, जो भी चीजें हैं, वो सारी किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, इशू ऑफ एंड मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। जो हमारी सप्लाई है इंडियन रुपीज की, डिमांड और जो सप्लाई है, वो सारा कुछ कंट्रोल किसके पास में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में फाउंड हुआ था। उसके बाद में 1937 को इसका जो ऑफिस है, वो हमारी मुंबई में सेटअप कर दिया था। जो एक्ट है हमारा, कौन सा? बैंकिंग का जो एक्ट है, मतलब आरबीआई का जो एक्ट है, वो 1934 का है और एप्लीकेशन में आया था ये 1935 को। ओके, जनरली जो एक्ट होता है वो एप्लीकेशन के एक साल पीछे होते हैं। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि एक्ट पूछा है कि कौन से साल में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो पूछा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जो फाउंडर थे वो हमारे ब्रिटिश राज थे। जो हमारी करेंसी है वो इंडियन रुपी है। आपको ये बताना है कि इंडियन रुपी इंडिया की करेंसी के साथ साथ में और कौन कौन से कंट्री में कौन कौन सी कंट्री हमारे इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करती है। इंडिया में तो चलती ही है इंडियन रुपी, और कौन से हमारे पड़ोसी देश है जहां पर ही चलता है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में याद से देना है। ओनरशिप है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है। जो गवर्नर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अभी के 25th एट प्रेजेंट, शक्तिकांत दास है। और जो प्रीवियस सेशन में थे मिस्टर उर्जित पटेल, जो 24th थे। ठीक है, तो हमें पिछले और प्रेजेंट ये दोनों याद रखना है। अभी के कौन है? शक्ति देना। अभी के कौन है? शक्तिकांत दास 25th नंबर के है, और उसके पिछले उर्जित पटेल थे जो 24th नंबर के हैं। तो इनमें से भी आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पिछला भी पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who of the RBI before 1949? 1949 से पहले आरबीआई का मालिक कौन था, या आरबीआई से पहले क्या था? Prior to RBI, all the functions of the central bank being done controlled by Empirical Bank of India. कौन से बैंक थे हमारे पास भाई? Empirical Bank of India, जो एस्टेब्लिश हुई थी ईयर 1921 में via the Act of Empirical Bank of India 1920. As I said कि जो एक्ट होते हैं वो एक साल पीछे होते हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके एक साल आगे होती है। Which was amalgamated 3 presidency banks into the strong bank. इसके साथ में 3 बैंक थी, उसमें से एक बैंक थी एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब थी भाई? आरबीआई के पहले एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया थी। 1921 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था।
After the partition of India, the Reserve Bank served as the Central Bank of Pakistan. भाई पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काम कर चुकी है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम करती है. बट उसके पहले जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, तभी दोनों के लिए, क्योंकि तभी पूरा भारत ही एक था, तभी पाकिस्तान था ही नहीं. जब 1905 में हमारा विभाजन हो गया, सॉरी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आई हैव मिस्टेकन. तभी बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए भी हमने ही काम किया है जून 1948 से पहले. उसके बाद में उन्होंने अपनी एक बैंक सेटअप कर ली थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद ऑपरेशन अलग अलग हो गए थे. द बैंक विच वॉज ओरिजिनली सेटअप एज अ शेयर होल्डर्स बैंक वॉज नेशनलाइज इनटू 1949. भाई अब नेशनलाइजेशन हो गया था 1948 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तभी उन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग का मतलब है कि जो प्राइवेट बैंक थे वो हो गए थे पब्लिक बैंक. उसका मतलब ये था कि जो इनके मेजॉरिटी शेयर्स थे, मेजॉरिटी शेयर्स कितने होते हैं, 100% में से जो 50% का मालिक है, 100 में से जो 50% है उसका मालिक कौन हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसको बोलते हैं बैंक का नेशनलाइजेशन होना. तो ये बैंकिंग के नेशनलाइजेशन के टाइम का मैं डिस्कस कर रही थी. सो ये क्लियर हो गया. क्या था भाई, उसके पहले एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया काम करता था. उसके बाद में 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट था. 49 से पहले की बात कर रही हूँ. फिर हमने पाकिस्तान के लिए भी काम करा है और उसके बाद में हमारा वर्किंग सेपरेट हो गया था. कमीशन रिकमेंडेशन, अभी ये जितने भी बैंकिंग्स वगैरह आते हैं ना बच्चा लोग, इनकी आपकी कमिटी, कमीशन जो कोई भी होगा वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये चीज हुई तभी किसकी कमेटी बैठी थी, किसका संगठन हुआ था, कौन कौन से लोगों ने मीटिंग करी थी. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो रिकमेंड हुई थी हिल्टन यंग कमीशन के अंडर. हिल्टन यंग कमीशन बैठा था, उसके बाद में कहीं जाके आरबीआई का सेटअप हुआ था. आरबीआई को बनाएंगे ऐसा पॉइंट में लाया गया था, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में लाया गया था. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक्ट 34 का था और इम्प्लीमेंटेशन 35 में हुई थी. ये बेसल 2 ऑफ 1934 दिया है. बेसल्स वगैरह के जो टॉपिक्स है, हम लोग जब बैंकिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, पब्लिक प्राइवेट, वो वाले क्लास में मैं आपको इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखना है कि बेसल 2 1934 के अंडर ये चीज हुई थी. प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बेसिस. अब ये स्टैट्यूटरी बेसिस क्या होता है, और उसके पिछले स्लाइड में एक वर्ड आया था फर्स्ट वाले में, रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी. ये दोनों को हम आगे के स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे. ओके हाँ, तो कहां पर थे हम लोग, ये स्टैट्यूटरी बेसिस के अंडर इसके फंक्शंस को लाया गया था. एंड ऑपरेशन बिगन ऑन दी 1 अप्रैल 1934. ये डेट भी पूछी है कि आरबीआई ने अपना ऑपरेशन मतलब फंक्शन करना, काम करना कौन से दिन शुरुआत किया था. तो 1 अप्रैल 1935. याद रखना इजी है क्योंकि अपना फाइनेंशियल ईयर भी 1 4 को ही शुरू होता है. बस ध्यान रखना है कि 1935 में ये हुआ था. Okay. Now, what is a statutory basis? Statutory bodies are that bodies established by an act of a parliament. पार्लियामेंट में एक पर्पसली एक्ट बनाया जाता है, एक लॉ बनाया जाता है ऑन पेपर. उन लॉ के ऊपर, उन पार्लियामेंट के उस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक लॉ बनाया जाएगा, उसके अंदर इन बॉडीज को लिखा जाएगा. अगर वैसे कोई लॉ के अंदर कोई संगठन आता है एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी. मीन्स the body is created by law and the law will be created in the parliament, whereas the constitutional bodies are mentioned in the constitution and derived their the power from it. और दूसरी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, मतलब संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में इन बॉडी का जिक्र ऑलरेडी किया गया है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. और जो स्टैट्यूटरीज होती है, संविधान में इनका जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है, इनको पर्पसली पार्लियामेंट में एक कानून बनाकर उनके अंडर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडीज. एंड द सेकंड वन बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जिक्र किया है, संविधान में उनका जिक्र किया है, इसलिए. आगे के हमारी सीरीज में हम लोग
पॉलिटी को भी डिस्कस करेंगे, वहां पर इनको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, शुरू में हमने पढ़ा था रेगुलेटरी बॉडी। अभी रेगुलेटरी बॉडी क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसी, इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट एजेंसी। कौन सी है भाई? ये पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी है मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट एजेंसी इनको कंट्रोल कर रही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनॉमस अथॉरिटी, जो ऑटोनॉमस अथॉरिटी होती है जहां पर कोई उसको कमांड करेगा, कोई इसको रेगुलेट करेगा, कोई इसको इंस्ट्रक्ट करेगा, तब जाके वो चीजें चलेगी। ओवर द सम एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन अ रेगुलेटरी सुपरविजन बॉडी, मतलब कोई एक बैठा है सर के ऊपर जो आपको रेगुलेट कर रहा है। अब ये रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई के अलावा और कौन कौन सी है? एग्जाम्पल देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, कभी का है वो? 1986 का। अभी वो रिवाइज्ड हो गया है, 1919 आ गया है। कमीशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है वो भी, ठीक है। ये भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। कस्टम अथॉरिटी, डिफेंस फोर्सेस, एजुकेशनल अथॉरिटी, इमरजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फायर सर्विसेज, फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी, हेल्थ मिनिस्टर एंड लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये जितनी भी है सब ये रेगुलेटरीज बॉडी है। मतलब इनके सर के ऊपर कोई बैठा है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जो इनको रेगुलेट कर रहा है। आई होप सो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। डाउट रहेगा तो कमेंट सेशन में जरूर से बताइएगा, सॉल्व किया जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्लाइड ऐड कर दी है कि भाई स्टैट्यूटरी बॉडी पब्लिक कॉर्पोरेशन रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट और अ स्टेट। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई बॉडी बनती है तो उसका एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, और स्टेट लेवल पे कोई बनती है तो उसका करेगा एसएलए, दैट इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, the Reserve Bank of India is a central bank of India whose primary function is to manage and govern the financial system of the country. It is a statutory body established in the year 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. काम कब से शुरू किया था भाई? 1 4 1935, डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ती हूँ। फंक्शंस क्या क्या है भाई? फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर एक बॉडी के आपको फंक्शंस मिलेंगे कि काम क्या करती है। ये मैंने कुछ मेजर बताए हैं यहाँ पर कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? आरबीआई करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेगा। नोट को इश्यू करना मतलब सर्कुलेशन यहीं से शुरू होगी। प्रिंटिंग और कॉइन्स की मिंटिंग भी यहीं पर होती है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आते हैं दूसरी कंट्री से, जैसे कि हम लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारे रुपीस देख के वहां का डॉलर, यूरो, पाउंड लेते हैं, तो जब कोई बाहर से यहाँ आता है तो उसको कहाँ से एक्सचेंज करना पड़ता है? आरबीआई से। वो आरबीआई को डॉलर, यूरो, पाउंड देंगे और उसके बदले में हम उनको क्या देंगे? हमारा भारत का रुपया। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, किसी के पास पैसा हो ना हो, गवर्नमेंट के पास पैसा हो ना हो, भाई आरबीआई के पास हमेशा पैसा रहेगा। तो इस दिवाली मनाइए अपनी दिवाली आरबीआई के साथ। ऐसा नहीं है, जो भी लोन लेने हैं, लोन सैंक्शन कराना है, जैसे कि हमारे पास लोग पैसा नहीं होता तो हम किसके पास जाते हैं? स्टेट बैंक के पास जाते हैं। जब स्टेट बैंक के भी पास पैसा नहीं है तो किसके पास जाएगा भाई? हमारे आरबीआई के पास। कि मतलब किसी के पास हो ना हो, आरबीआई के पास में ये पैसा होता ही है। इसके लिए हम लोग इनको बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये तो कुछ मेजर फंक्शन थे, इनके अलावा भी कुछ फंक्शन है जो मैंने आगे की स्लाइड में ऐड की है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, भाई किसी चीज की मोनोपोली होना मतलब करता धरता, होल और सोल वही है, उसके अलावा कोई भी नोट इशू नहीं करेगा। आरबीआई के अलावा कोई भी नोट की प्रिंटिंग या कॉइन की मिंटिंग नहीं करेगा। कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रिजर्व देखा हमने, बैंकर टू गवर्नमेंट भी देखा, बैंकर टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास भी अगर जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, अगर उनके पास भी पैसा नहीं है तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास में जाएंगे। और आरबीआई हमारे देश का, आरबीआई हमारे देश का एक ऐसा बैंक है, इस बैंक में सब बैंक के अकाउंट होते हैं। जितने भी प्राइवेट बैंक है, जितने भी पब्लिक बैंक है, जितने भी शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, सबके अकाउंट आरबीआई के पास होंगे ही होंगे। जब भी कोई न्यू ब्रांच सेटअप करनी हो, जब भी कोई नया बैंकिंग लाना हो या कुछ भी करना हो तो सारी परमिशन कौन देता है? आरबीआई ही देता है। तो उस हिसाब से जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी बैंक्स है, मेजर बैंक्स है, उन सब का एक एक अकाउंट आरबीआई के पास बिना भूले होता ही है। क्योंकि चेक क्लियरेंस हाउस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
क्या बोला मैंने, चेक क्लियरिंग हाउस जो है वो आरबीआई के अंडर से ही होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि सबके पास में उसका अकाउंट होगा ही होगा, याद से, सॉरी। हाँ, तो यहाँ आते हम लोग कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट क्रिएशन होता है मार्केट में, ये जब हम आगे बैंकिंग का टॉपिक करेंगे ना बच्चा लोग, तो वहां पर और डिटेल में समझेंगे। बाकी जितना भी कंट्रोल है, लेन और देन है, वो सारा कुछ आरबीआई के यहाँ से कंट्रोल होता है। प्रमोटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ये प्रमोटर का रोल करता है। ये और भी फंक्शन है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन की मैं बात कर रही थी, जहां पर मैंने बोला कि आरबीआई के पास में हर एक बैंक का एक अकाउंट होता ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑफिसेज एट द 31 लोकेशंस। उसके जो ऑफिसेज है, मतलब अभी मुंबई से तो सारा कंट्रोल करना मुश्किल है ना, तो हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में उन्होंने अपने रीजनल ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं, सेटअप किए हुए हैं। ऐसे कितने लोकेशन है? 31 लोकेशन है। आरबीआई हैज अ 4 मेजर रीजनल ऑफिसेस, नॉर्थ इन द न्यू दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कलकत्ता एंड वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट में मुंबई। तो ध्यान रखना है भाई, वेस्ट में कौन सा है? मुंबई। यहाँ पर कौन सा है? दिल्ली। यहाँ पर कौन सा है हमारा? ये रहा कलकत्ता समवेयर, एंड यहाँ पर है हमारा कौन सा? चेन्नई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कोलकाता, यहाँ पर मेजर 4 कौन से है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, ये मेजर है। बाकी छोटे मोटे जो है वो अदर लोकेशंस में 31। ये 4 के बारे में पूछ लेता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद रखेंगे? चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। सीडी किलोमीटर, सीडी किलोमीटर, ओके, सीडी किलोमीटर, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। हाँ, जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ओके, पहले किधर था? के में था, फिर एम में आ गया। कलकत्ता में था, जो कलकत्ता है अभी, फिर मुंबई। सम यूनिक फैक्ट अबाउट आरबीआई एंड हेडक्वार्टर तो पता चल गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द आरबीआई was established in the Calcutta, now Kolkata, was moved to Mumbai in 1937. हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आरबीआई also acted as a Burma, that is now Myanmar. पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार। अभी सॉरी, हाँ, बर्मा के नाम से जाना जाता था, अभी हम लोग उसको म्यांमार बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने म्यांमार के लिए भी अपनी सर्विस दी है। ये ध्यान रखना, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जा सकता है। अंटिल अप्रैल 1947, मतलब आजादी के पहले का। आजादी के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के लिए ही काम किया है। ईयर्स ऑफ अ जापानीज ऑक्यूपेशन 1942-45, इवन थ्रू द बर्मा, सेलेक्टेड एज अ इंडियन यूनियन 1937। 1937 में जब हमारा कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हो गया था, तभी 1947 के बाद जब ये बन गया, उसके बाद में हमने केवल अपने लिए ही काम किया है। ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर आरबीआई का एक छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट था। पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चैनल से नए आए हो, पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबाइएगा, ताकि न्यू लेक्चर्स के अपडेट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपिंग फॉर द लक एंड पुटिंग इनटू द वर्क। होप करोगे तो चांसेस आने के कम है, लेकिन अपने हार्डवर्क में इतना एंथुजियाज्म, इतना डेडिकेशन और अपनी हैबिट और डिसिप्लिन में इतना डाल दो कि भाई हर बार लक के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। लक का तो मतलब होता है सही टाइम पे सही लोगों के साथ और सही माहौल में, ये चीजें लक होती है, जो कि थोड़ी मुश्किल है होना। लेकिन हम अपनी मेहनत को बढ़ा दे, हम अपनी मेहनत को इस कदर वो लेवल तक ले जाए कि हमें लक की जरूरत ना पड़े। तो हमें काम करना है हमारी मेहनत पर, हमारे हैबिट्स पे, हमारे डिसिप्लिन पे। क्योंकि शुरू करने के लिए मोटिवेशन बहुत है, लेकिन एक्शन में रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिसिप्लिन, आपको चाहिए हैबिट। तो इसी के साथ हमारे इस प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।